अच्छा गाइस, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अदनान साहब। ये उनके दादा की कहानी है और ये बताते हैं उस दौर की कहानी है जब 1971-72 चल रहा था और इनके दादा अपने एक दोस्त से मिलने अक्सर जमीला पंपिंग स्टेशन पे जाया करते थे। दादा बताते हैं कि इनका जो दोस्त था वो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार के तौर पे काम किया करता था। कहा जाता है जो जमीला पंपिंग स्टेशन है, इसकी जो तारीख़ है वो तकरीबन 100 से 120 साल पुरानी है और ये इतने अरसे से यहाँ पे मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया वैसे वैसे ये पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अक्सर यहाँ पे एक छोटे से हिस्से को जुज़वी तौर पे आज भी इस्तेमाल किया जाता है। खैर, ये बताते हैं कि इनके जो दादा थे अक्सर जब अपने दोस्त से मिलने वहाँ पे जाते तो इनका दोस्त उस जमीला पंपिंग स्टेशन के बारे में कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई वाकया ज़रूर बताया करता। जैसे कि दादा बताते हैं कि एक दफ़ा इनका जो दोस्त था उसने बताया कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। शदीद सर्दी हो रही थी और मैं एक जगह पलंग डाल के लिहाफ ओढ़ के लेटा हुआ था। अब जिन लोगों को उस जमीला पंपिंग स्टेशन के बारे में पता है उनको अंदाज़ा हो गया जो स्टेशन है यहाँ पे आज भी बहुत पुरानी मशीनरी या बहुत पुरानी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जिनको सालों से ना सिर्फ वहाँ पे रखा गया है बल्कि वो अब किसी भी इस्तेमाल में नहीं हैं। खैर, ये बताता है कि मैं लेटा हुआ था, मैंने अपने ऊपर लिहाफ डाला हुआ था कि मुझे एकदम से अपने अतराफ से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आना शुरू हुई। ये जो आवाज़ें थीं ये इतनी वाज़े आवाज़ें थीं, ऐसा लग रहा था 4-5 बच्चे हैं जो कि ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, यानी 5 साल के अंदर अंदर उनकी उम्र होगी। ये मेरे अतराफ़ में कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ, कभी तीसरी तरफ भागते चले जा रहे हैं। जैसे आमतौर पे बच्चे खेलते हैं तो भागते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे को आवाज़ें मारते हैं, कुछ वैसा ही माहौल था और बच्चे ऐसा लगता जैसे आपस में लड़ते भी हैं। खैर, इसने आहिस्ता आहिस्ता करके जब अपने चेहरे के ऊपर से लिहाफ हटाया और लिहाफ हटाने के बाद इसने आगे पीछे का जायज़ा लिया तो उसका ये कहना था कि आवाज़ें तो आ रही थी लेकिन मुझे वहाँ पे कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर आप आवाज़ों की बात करें तो ये आवाज़ें इतनी वाज़े आवाज़ें थीं, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल मेरे सर पे या मेरे बराबर में बच्चे मौजूद हों। इस तरह से बच्चों की आवाज़ें आना ये बड़ी मामूली सी बात थी और इस तरह के वाक़यात को बहुत सारे लोगों ने और भी रिपोर्ट किया था। खैर, दादा बताते हैं कि इसी तरह एक दफ़ा उसने एक किस्सा सुनाया। उसने बताया कि रात के तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था और इत्तेफाक से मैं उठा हुआ था या मैं कोई काम कर रहा था। ज़ाहिर सी बात है कि उस दौर में सरकारी तौर पे 2 या 3 लोगों की यहाँ पे ड्यूटी लगा करती थी। एक दिन में होता तो 2 रात में होते और अगर कभी कोई रात में अकेला होता तो दिन में 2 लोग मौजूद हुआ करते। खैर, वैसे ही एक रात थी और मैं बैठा हुआ था। मुझे एकदम से इस पंपिंग स्टेशन के कॉर्नर की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुईं। ऐसा लग रहा था जैसे ये जो आवाज़ें हैं ये बाकायदा किसी औरत के गुर्राने की या फिर शायद रोने की आवाज़ें थीं और ऐसा लग रहा था देखते ही देखते ये रोने की आवाज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जो कि परेशानी का शिकार है, किसी तकलीफ़ के अंदर है और वो लोगों को या मुझे मदद के लिए पुकारना चाहती है। खैर, मैं अपने तौर पे अलर्ट था और मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही ये आवाज़ें बढ़ेंगी तो मैं या तो बाहर की तरफ चला जाऊंगा या फिर कम से कम अपनी आंखें बंद करके लेट जाऊंगा। इसी दौरानिए में जब ये आवाज़ें बढ़ना शुरू हुई तो अब मुझे इन आवाज़ों के साथ साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई औरत, यानी जो भी औरत वहाँ पे मौजूद थी, जो कि मुसलसल आहों भका कर रही थी, वो अब मेरा नाम लेके मुझे पुकार रही है। हैरान कुन बात ये थी कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे ये जो आवाज़ें थीं बड़ी जानी पहचानी सी आवाज़ें महसूस हो रही थीं। कभी ऐसा लगता जैसे ये जो आवाज़ है ये मेरे घर में किसी औरत की, मेरी अम्मी वगैरह की आवाज़ है। कभी ऐसा लगता ये आवाज़ मेरी बहन की आवाज़ है और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता जैसे मेरी बीवी यहाँ पे मौजूद है और वो मुझे मदद के लिए पुकार रही है।
हालांकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी तौर भी उस तरफ देखूं या वहां देखने के बाद मज़ीद खौफ का शिकार हूं, लेकिन अल्लाह जाने एकदम से मुझे क्या हुआ कि मैंने उस तरफ देखना शुरू कर दिया। जब मैंने उस कॉर्नर की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी या इस तरह का लिबास पहन रखा हो, वो वहाँ पे कॉर्नर पे ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि बार बार वो रोने के साथ साथ अपने आंचल से या अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को साफ कर रही थी। हैरान कुन बात ये थी कि जैसे जैसे ये औरत अपने आंसुओं को या अपने मुंह को साफ कर रही थी, तो मुझे जब उसकी आंखों पे देखने का इत्तेफाक हुआ या मेरी नज़र जब उस औरत के चेहरे पे या उसकी आंखों पे स्पेसिफिकली पड़ी, तो दूर से भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से एक सफ़ेद सी रोशनी निकलती हुई महसूस हो रही है। सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि ये जो भी औरत थी जो कि वहाँ पे मौजूद थी, उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे लाल अंगारों की तरह चमकती हुई या दहकती हुई दिखाई दे रही हैं। खैर कुछ देर तक ये मंज़र मैं देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इस मंज़र से दूर होना या यहाँ से खिसकना शुरू किया। अब जैसे जैसे मैं यहाँ से निकल के बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, मुझे बाकायदा अपने पीछे किसी के फॉलो करने का या किसी के पीछे चलने का एहसास हो रहा था, और हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जो भी मेरे पीछे पीछे चल रहा है उसने शायद अपने पैरों के अंदर पायल या घुंघरू पहन रखे हैं, और जिसकी वजह से मुझे हर कुछ देर के बाद छन छन इस तरह करके आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। बात ये थी कि मैं अपने तौर पे बहादुर था, बहुत ज़्यादा जवान था, जोशीला था, लेकिन सच्ची बात ये भी थी कि मैंने इस पंपिंग स्टेशन के बारे में या इसके अतराफ़ के एरिए के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थीं। और बात यही है कि जब आपके सामने कोई इस तरह की मखलूक मौजूद हो तो अक्लमंद आदमी उस मखलूक को अवॉइड करने की या कुछ कुरानी आयत पढ़ने की ही कोशिश किया करता है। खैर मैं आगे बढ़ता चला गया और जो भी सूरतें आयतें मुझे आया करती थीं, मैं एक के बाद एक इन आयतों की, इन सूरतों की तिलावत कर रहा था। और जब फाइनली मैं गेट के रास्ते थोड़ा सा बाहर की तरफ आया, तब कहीं जाके मुझे थोड़ा सा सुकून का सांस महसूस हुआ। दादा बताया करते थे कि इसी तरह कराची के अंदर कुछ और मज़ीद पंपिंग स्टेशंस मौजूद हैं या कुछ इस तरह के एरियाज़ मौजूद हैं, जिनमें से एक शायद कारसाज के करीब मौजूद है। और इन पंपिंग स्टेशंस के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो ज़बान ज़द आम हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है तो इस तरह के वाक़यात में न सिर्फ कमी आ रही है, बल्कि शायद जब से इंसानों ने जो भी इस तरह की वीरान जगह थी, इस तरह के सुनसान इलाके थे, उनको आबाद करना शुरू कर दिया है, तो ये जो मखलूक़ात हैं ये वहाँ से हिजरत करके किसी और तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। खैर बात यह है कि ये मखलूक़ात ज़ाहिर सी बात है इस दुनिया के अंदर ही मौजूद हैं, और जितना इनको एक तरफ करने की कोशिश की जाएगी, हो सकता है कि एक वक्त में इनके लिए जगह कम पड़ जाए और इंसान इस कदर ज़्यादा हो जाएं कि फिर ये मखलूक़ात इंसानों को सरेआम नज़र आना या दिखाई देना शुरू हो जाएं, और अल्लाह ना करे कि हमें कोई इस तरह का वक्त देखना पड़े। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, ये जो कहानी है, ये कहानी बदर साहब की कहानी है, और ये कहानी अब से तकरीबन 35 साल पुरानी है। ये बताते हैं कि अब से तकरीबन 35-40 साल पहले ये एक शॉप के अंदर जॉब किया करते थे। बेसिकली जो शॉप थी ये बंस रोड पे मौजूद थी, और उस दौर में भी जब ये शॉप बंद हुआ करती थी तो रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो जाया करता था। ये बताते हैं कि वहाँ से फिर मैं बस पकड़ता, और बस पकड़ने के बाद फेडरल बी एरिया वाटर पम्प जहाँ पे मेरी रिहाइश मौजूद थी वहाँ पे जाया करता था। तो वैसे ही एक सर्द रात थी, और इत्तेफाक से जब मैं अपनी शॉप से बाहर निकला तो रात के तकरीबन 11:45 बजे का टाइम था। यानी आज मुझे निस्बतन देर हो चुकी थी, और मेरा ख्याल था कि रात के इस वक्त में मुझे बस नहीं मिलने वाली है।
लेकिन कराची के अंदर एक मशहूर बस है जो कि आज भी शायद वहाँ पे पूरी रात चला करती है। तो उस बस की तलाश में मैं जैसे तैसे करके जब रोड पे पहुँचा तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर अंदर वो बस आती हुई नज़र आई। अब जैसे ही मुझे बस नज़र आई तो मैं बस के अंदर बैठ गया और मेरा ख्याल था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी मंजिल पे खैरियत से पहुंच जाऊंगा। लेकिन इत्तेफाक कि जब मैं बस के अंदर बैठा तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट चलने के बाद बस का जो टायर था वो पंचर हो गया। अब जब बस का टायर पंचर हुआ तो इस पंचर को लगाने में तकरीबन आधा या पौन घंटा लगा। जाहिर सी बात है, जो बस का पंचर होता है इसको लगाने में या टायर रिप्लेस करने में टाइम लगा करता है। खैर, जब ये टायर लगाया गया तो लगाने के बाद जब दोबारा से बस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई तो मेरा ख्याल है कि मुझे पहुंचते पहुंचते 2:15-2 बजे का टाइम हो चुका था। जब मैं वाटर पंप पे उतरा तो वहाँ से तकरीबन 20 मिनट का पैदल का रास्ता था और इस रास्ते के मुताबिक मुझे वाटर पंप पे उतरना था और उतरने के बाद ये जो गली सीधी ग्राउंड की तरफ जाया करती है इस तरफ जाते जाना था। अब जैसे ही मैं अपनी गली के सामने उतरा और उतरने के बाद मैंने सामने यानी जहाँ पे ग्राउंड वाला रास्ता है उस तरफ चलना शुरू किया तो आज मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे रोज़ की निस्बत आज बहुत ज़्यादा सन्नाटा है और ऐसा लग रहा है जैसे जितने भी लोग यहाँ पे रहा करते थे या तो वो सारे के सारे इस इलाके को, इन घरों को छोड़ के कहीं और आबाद हो चुके हैं या फिर शायद मौसम की सख्ती की वजह से ये सारे के सारे अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। अब जिस रास्ते से होता हुआ मैं अपने घर की तरफ या ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा था, इस रास्ते में दरख्त ही दरख्त मौजूद थे और दूर दूर तक कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे एहसास हो रहा था जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। शुरू शुरू में ऐसा लगा जैसे कोई कुत्ता या बिल्ली मुसलसल मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बंदर है या उस तरह की कोई मखलूक है जो मुसलसल मुझे फॉलो कर रही है। हालांकि आम तौर पे आप शहर के अंदर ख़ास तौर पे इस तरह की जगहों पे बंदरों को नहीं देखा करते, फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई बंदर रहा करता हो और शायद वो यहाँ पे गलती से आ गया हो। अब जैसे जैसे वो बंदर मुझे फॉलो कर रहा था मुझे एक अजीब सा खौफ सा महसूस हो रहा था। मैं हर कुछ देर के बाद पीछे की तरफ पलट के देखता और जब मैं देखता तो वो वैसे ही मेरे पीछे पीछे चल रहा होता। अब किसी जानवर का इतनी कंसिस्टेंसी के साथ आपको फॉलो करना ये बड़ी ही अजीब बात थी। आप यकीन करें कि 2 या 3 मिनट तक मुसलसल वो बंदर या इस तरह की जो भी मखलूक थी मुझे फॉलो करती रही और उसके बाद मुझे बाकायदा ऐसा लगा जैसे अब किसी के पाँव घसीटने की या पाँव को ज़मीन पर रगड़ के चलने की आवाज़ आ रही है। जो भी मेरे पीछे चल रहा था अब उसने बाकायदा अपने पाँव को घसीट घसीट के रगड़ रगड़ के चलना शुरू कर दिया था। अब अगर बंदर इस तरह की हरकत कर भी रहा था तो ये जो आवाज़ थी, जो कि पाँव घसीटने की आवाज़ थी, ये बड़ी भारी सी आवाज़ थी और किसी भी सूरत ऐसा नहीं लग रहा था जैसे मेरे पीछे ये बंदर चल रहा है। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी सा मोटा सा आदमी अपने पाँव को घसीट घसीट के नीचे लगा लगा के चलता चला जा रहा है। कुछ देर के बाद यानी तकरीबन मज़ीद 2 मिनट के बाद जब मैंने पलट के पीछे देखा तो मुझे अब ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे बाकायदा एक औरत खड़ी हुई है और वो औरत ना सिर्फ मेरे पीछे खड़ी हुई है बल्कि उसका जो चेहरा था इस अंधेरे में भी कुछ अजीब तरीके से रोशन हुआ था, जैसे उसके चेहरे से या ख़ास तौर पे उसकी आंखों से कोई सफ़ेद सी रोशनी निकल रही हो। कुछ अजीब तरीके का लिबास फटा पुराना सा उसने पहन रखा था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई मांगने वाली औरत है जो मेरे पीछे आके खड़ी हो चुकी है। लेकिन अजीब बात ये थी कि पहले बंदर, उसके बाद कोई आदमी और फिर इस तरह से किसी औरत का मेरे पीछे फॉलो करना या मेरे पीछे मुझे नज़र आना, ये बड़ी अजीब सी बात थी। खैर, इसके बावजूद मैं पलटा और पलटने के बाद मैंने अपने घर की तरफ तेज़ी के साथ चलना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे अब बाकायदा पायल और घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो औरत अभी कुछ देर पहले मुझे दिखाई दी थी
अब वो बाकायदा पायल या घुंघरू पहन के मुझे फॉलो कर रही है। अब जैसे ही मैं अपने घर के एग्जैक्टली सामने की तरफ पहुंचा तो उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे ये जो आवाज़ थी एकदम से आना बंद हो चुकी है। जैसे जो भी औरत मुझे फॉलो कर रही थी या तो वो रुक चुकी है या फिर शायद वो वापस पलट के पीछे की तरफ जाती चली जा रही है। जब मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ और मैंने जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू किया तो इत्तेफाक से जब मेरी नज़र अपने घर की छत की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे घर की जो छत है उस छत के ऊपर कोई खड़ा हुआ है। अजीब बात यह थी कि दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे वही औरत जो कि अब से कुछ देर पहले मुझे पीछे की तरफ नज़र आई थी वो ना सिर्फ मेरे घर की छत के ऊपर खड़ी हुई है बल्कि कुछ अजीब तरीके से मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। आप यकीन करें कि ये जो लम्हा था ये मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन लम्हा था और इस लम्हे अपने आप को समझाना या अपने आप को कन्विंस करना संभालना बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना सिर्फ मैंने अपने आप को संभाला बल्कि आयतुल कुर्सी की तिलावत के साथ साथ मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद जब मेरी मदर ने दरवाज़ा खोला और खोलने के बाद जब मैं इस हालत में यानी पसीने की हालत में अंदर दाखिल हुआ तो मेरी मदर को भी अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। खैर उन्होंने कमरे के अंदर ले जाने के बाद जब मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक औरत हमारे घर की छत के ऊपर खड़ी हुई है। खैर मेरी मदर ने मुझे समझाया और समझाने के बाद जब वो आयतल कुर्सी पढ़ती हुई छत की तरफ गई तो उनके मुताबिक इस पूरी छत के ऊपर कोई भी मौजूद नहीं था। कहा जाता है कि जो गली है जिस गली से मैं अक्सर रात में आया करता था इस गली में बहुत सारे लोगों ने अक्सर रात के औकात में एक चुड़ैल को या एक पिछल पैरी को अपनी आंखों से विटनेस किया है।